अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एट्रीब्यूशन। अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, कोई भी शख्स अपनी गलती नहीं मानता, हर बंदा अपने आप को अच्छा समझता है। तो उसी के हवाले से ये एक टॉपिक है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा, एट्रीब्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि एट्रीब्यूशन की थेरेटिकल पर्सपेक्टिव में कौन कौन से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन जो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन था उनको जो है ना मिला के एज अ होल एट्रीब्यूशन का क्या कंसेप्ट बना, और फिर एट्रीब्यूशन की कैटेगराइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, और इसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के वो हैं कि आप लोगों को काजल जजमेंट, कि हम जब किसी भी चीज़ को काज दे रहे होते हैं कि कोई भी बिहेवियर है, तो उस जजमेंट के बारे में आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो करनी है कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, थेरेटिकल बेस। और दूसरा हमने देखना है कि हम कुछ थेरीज को कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे एट्रीब्यूशन प्रोसेस में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये एट्रीब्यूशन के 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करूँगा। एक व्हाट इज़ एट्रीब्यूशन पे है, दूसरा एट्रीब्यूशन एरर्स पे है। तो अभी आज का जो है ना वो पहला ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉजल जजमेंट। एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल यूज इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द कॉज ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट्स। एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, जजमेंट बनाते हैं अबाउट द काज ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं, कोई इवेंट या कोई बिहेवियर जो हुआ है उसके काज की जजमेंट के लिए लोग जो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को एट्रीब्यूशन कहते हैं। एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इन्फ्रेंस बना सकें, जजमेंट बना सकें किस चीज़ की, किसी भी बिहेवियर या इवेंट के काज की, कि किसी भी बिहेवियर या इवेंट का काज क्या हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए बताने की कोशिश की है। आम अल्फाज में एट्रीब्यूशन किसी भी बिहेवियर को जो आप काज, किसी भी इवेंट को जो आप काज देते हो, वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं, या उस पूरे प्रोसेस का नाम एट्रीब्यूशन है। कोई भी बिहेवियर हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है। अगर बात करें पेंडेमिक, जो हमारी कोविड-19 की पेंडेमिक है, इसकी सिचुएशन जो बढ़ती जा रही है, ये एक इवेंट है जो हमारे साथ इंसिडेंट है, पेंडेमिक बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको जो आप काज देंगे वो एट्रीब्यूशन होगा। या हम नेक्स्ट में अगर इसको जो गिवन एग्जांपल है उसके थ्रू बताऊं, बख्तावर कोई एक सपोज्ड हाइपोथेटिकल नाम है, उससे कार टू अगर कहीं जो है ना लग जाए या कुछ भी हो, तो क्या वो उसको काज क्या देगी कि ये मेरी जो है ना लापरवाही की वजह से हुआ है, या मेरी कार बहुत ज़्यादा पुरानी थी इस वजह से हुआ। अब ये कार बहुत ज़्यादा पुरानी थी या मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, ये है काज दे रहे हैं। बख्तावर अपने बिहेवियर को काज दे रही है, उसके साथ उसका इवेंट क्या हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कार का कहीं पे उसकी कार लग गई है। उसकी कार का लग जाना इवेंट है,
अब लग जाने की वजह क्या है? लग जाने की वजह उसकी गाड़ी का पुराना होना है या उसकी अपनी लापरवाही है। तो ये लग जाना इवेंट है, लग जाने की वजह जो आप सर्च करेंगे या बख्तावर सर्च करेगी वो एट्रीब्यूशन है। तो होप सो एट्रीब्यूशन का आपको अंदाज हो गया। एट्रीब्यूशन है किसी रवैये, किसी बिहेवियर या इवेंट को वजह देना, काज देना, उसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। एट्रीब्यूशन में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दो मेन थेरिस्ट हैं, एक हम गुस्तावे कहते हैं, दूसरे को हम फ्रिट्ज हेडर कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास हेडर के बारे में डिस्कशन है। मैंने ये नाम इसलिए ऐड किए हैं कि आपको ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि थेरेटिकल कंट्रीब्यूशन किन लोगों का ज़्यादा है। हेडर के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थेरिस्ट था जिसने डेवलप किया थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन को। और इसके मुताबिक हमारे पास जो है ना हम दो प्राइमरी नीड्स की वजह से मोटिवेटेड होते हैं। वो प्राइमरी नीड्स क्या हैं? पहली नीड है कि हम दुनिया का व्यू बनाना चाहते हैं, कंप्रिहेंसिव या कोहेरेंट व्यू बनाना चाहते हैं दुनिया का। एट्रीब्यूशन का जो थेरिस्ट है फ्रिट्ज हेडर, वो कहता है कि दो प्राइमरी जो है ना मोटिवेशंस हैं जिनसे लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। पहली क्या है कि हम कोहेरेंट या कंप्रिहेंसिव व्यू बनाना चाहते हैं दुनिया का। दूसरी है कि वो और हम जो इन्वायरमेंट है उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो इसने कहा जिसकी वजह से लोग मोटिवेटेड होते हैं। पहली क्या है कि हम दुनिया का कंप्रिहेंसिव या कोहेरेंट व्यू बनाना चाहते हैं। दूसरा, हम इन्वायरमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने का सोचते हैं या ज़रूरत महसूस करते हैं। तो ये इसकी दो बातें थी। ये इसके मुताबिक हम इन दो बातों की वजह से, इन दो ज़रूरतों की वजह से, इन दो नीड्स की वजह से लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अब नाइफ साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। वो उसके मुताबिक लोग जो है ना रैशनलाइज करके लॉजिकली हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। तो अब हेडर कहता है कि हम इन तमाम नीड्स को, ये जो ऊपर हमने पिछली स्लाइड में नीड्स डिस्कस किए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम नाइफ साइंटिस्ट की तरफ जो है ना एक्ट करते हैं। तो वो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है वो क्या होते हैं। उस मॉडल के मुताबिक अब पर्सन जो है ना, एक पर्सन जो है ना वो एक्ट रैशनली और लॉजिकली करता है ड्यूरिंग टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए वो पर्सन लॉजिकली और रैशनलाइज होकर उनके जो हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करता है। किसी भी बिहेवियर के बारे में जो हाइपोथेसिस बनाए गए होते हैं उनको लॉजिकली टेस्ट करता है। और हेडर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना, उसने एट्रीब्यूशन लोकस ऑफ कॉजालिटी के बारे में बात की। क्या बात की है? हेडर ने हमारे पास एट्रीब्यूशन लोकस ऑफ कॉजालिटी, एट्रीब्यूशन लोकस ऑफ कॉजालिटी के बारे में बात की है हेडर ने। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूशन लोकस ऑफ कॉजालिटी है क्या। In making causal attribution by far most important judgment concern the locus of causality। और कहते हैं causal attribution बनाने में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो locus of causality है। locus of causality यानी कि काज की जो लोकेशन है वो क्या है। locus का मतलब है लोकेशन, लोकेशन से ये वर्ड, इसका मीनिंग है लोकेशन। तो जो काजल लोकेशन है वो क्या है? तो हेडर के मुताबिक टू टाइप्स की लोकेलिटी हो सकती हैं काज की, इंटरनल और एक्सटर्नल। उनको हमने नाम दिया है इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन।
इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है? एनी एक्सप्लेनेशन दैट लोकेट्स द कॉज एज बीइंग इंटरनल टू द पर्सन such as personality, mood, attitude, ability and effort, also known as a person attribution. कोई भी एक्सप्लेनेशन जो एक पर्सन के कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ की जो इंटरनल हो, किसी की शख्सियत की वजह से हो, मूड की वजह से हो, एटीट्यूड की वजह से हो, एबिलिटी की वजह से हो या एफर्ट की वजह से, इसको हम इंटरनल एट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त आपसे लड़ के जाता है तो आप कहते हैं यार उसका मूड ठीक नहीं था। अब लड़ने को आप काज क्या दे रहे हैं? इंटरनली एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उसका मूड ठीक नहीं था। या अगर आप किसी के साथ लड़ पड़े हैं, आपने किसी के साथ जो है ना मिसबिहेव किया है, तो आप कहते हैं मेरा मूड ठीक नहीं था। और कोई दोस्त आपके साथ लड़ता है तो आप कह देते हैं कि यार उसकी पर्सनालिटी के इश्यूज हैं। ये आप उसे इंटरनली एट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसको हम पर्सनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन देखते हैं। एनी एक्सप्लेनेशन दैट लोकेट्स द कॉज एज बीइंग एक्सटर्नल टू द पर्सन such as the actions of others, the nature of the situation or luck, also known as situational attribution. External attribution नाम से ज़ाहिर है कि जब आप किसी भी बिहेवियर, किसी भी एक्शन को जब काज प्रोवाइड करें तो वो आप उसके इंटरनल जो हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं उनके अलावा किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे दें। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ द सिचुएशन, लक। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप फेल हो जाएं तो आप ब्लेम करें कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। अगर आप फेल हो जाएं और आप कहें कि मेरा आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है, इंटरनल एट्रीब्यूशन है। फेल होना इज एन इवेंट। अब उसको काज क्या दे रहे हैं कि मेरा आईक्यू अच्छा नहीं था, इंटरनल एट्रीब्यूशन। टीचर अच्छा नहीं था, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। तो लोकस ऑफ कॉजेलिटी के बारे में आपको अंदाजा हो गया। हेडर ने कहा था कि एट्रीब्यूशन की लोकस ऑफ कॉजेलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लोकस ऑफ कॉजेलिटी में दो चीज़ें ऐड की गई थी। लोकस ऑफ कॉजेलिटी का मतलब है कि हम काज की जो लोकेशन है वो क्या करते हैं, इंटरनल करते हैं या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि आप उस शख्स जिसके बारे में आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी, मूड, एटीट्यूड, इनके बारे में अगर आप उसका काज बता रहे हैं तो ये इंटरनल और पर्सनल है। दूसरा हमारा क्या है, एक्सटर्नल क्या है? जब आप लक की बात कर रहे हो, सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या है? सिचुएशनल एट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मेरी सिस्टर की शादी थी इसलिए मैं मार्क्स अच्छे नहीं ले सका, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। मैं असाइनमेंट नहीं सबमिट करा सका क्योंकि मैं बिजी था भाई की शादी में, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप काज को एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करें। मैं असाइनमेंट इसलिए नहीं जमा करा सका क्योंकि मेरी कैपेबिलिटीज से बढ़ के थी, इंटरनल एट्रीब्यूशन। इस वजह से मेरे नंबर कम आए। अब नंबर कम आने को, लो ग्रेड्स को आप एट्रीब्यूट करें। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट वेनर ने जो है ना बताया कुछ दो हमारे पास और एट्रीब्यूशन के जो है ना स्टाइल ऐड किए उसने, स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी ऑफ काजेस एंड कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल काजेस। वेनर ने हमें कहा, अब पहली जो टाइप थी इंटरनल और एक्सटर्नल, वो लोकस ऑफ कॉजेलिटी पे हेडर ने दी थी एट्रीब्यूशन की थ्योरी को डेवलप करते हुए। उसके बाद हमारे पास वेनर ने दो और फैक्टर ऐड किए थे एट्रीब्यूशन के। उसने कहा था कि एट्रीब्यूशन स्टेबल वर्सेस इनस्टेबल हो सकती हैं या कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल हो सकती हैं। अब स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल या इनस्टेबल के बारे में हम बात करें तो इसमें हमें पता चलता है स्टेबल नाम से ज़ाहिर है जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो,
और अनस्टेबल काजेज कौन से हो सकते हैं, जो टेम्परेरी हों या फ्लक्चुएटिंग हों। Although stability and instability of dimension is independent of internal and stable dimension, stability of causes can also be explained in combination with locus of causality. अब इस पूरी बात में बताने का मतलब ये था कि स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी जो है ना, इसका मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपने लोकस ऑफ कॉजेलिटी के कंपोनेंट पढ़े थे उनसे बिल्कुल जो है ना इंडिपेंडेंट है। स्टेबल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और अनस्टेबल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी जिसमें आपको लगे कि स्टेबल जस्ट इंटरनल है या अनस्टेबल जस्ट इंटरनल है, या स्टेबल जस्ट एक्सटर्नल है, या अनस्टेबल जस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल है। इसमें आपने करना ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकस ऑफ कॉजेलिटी के कंपोनेंट जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े थे। तो स्टेबल इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, और अनस्टेबल इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि स्टेबल जस्ट इंटरनल होगी या अनस्टेबल जस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल। होप सो आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काज मे बी इंटरनल एंड स्टेबल, इंटरनल बट अनस्टेबल, एक्सटर्नल एंड स्टेबल, एक्सटर्नल एंड अनस्टेबल। तो काज इंटरनल और स्टेबल भी हो सकते हैं, इंटरनल और अनस्टेबल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल और स्टेबल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल अनस्टेबल भी हो सकते हैं। यानी कि जो स्टेबल और इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट है ये टोटली इंडिपेंडेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल से। मैंने पहले स्लाइड्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। इफ़ यू टेंड टू गो फॉर स्टेबल एक्सप्लेनेशन यू मे टेंड टू रैशनलाइज, इट डज नॉट रियली मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई विल फेल एनीवे। ये स्टेबल की एग्जांपल है कि इट डज नॉट रियली मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई विल फेल एनीवे। ये मैटर ही नहीं करता कि मैं जितनी मेहनत कर लूँ मैंने फेल ही होना है। ये आपके पास स्टेबल की एग्जांपल है। अनस्टेबल की एग्जांपल क्या है? इफ यू पॉइंट टू द अनस्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑन द अदर हैंड यू थिंक यू माइट सक्सीड इफ यू पुट इन मोर और स्मार्टर एफर्ट्स। आप जो है ना सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप मेहनत करें। अब यहाँ पे जो फेलियर है ये आपका टारगेटेड इवेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि फेलियर आप जितनी भी मेहनत कर लें फेलियर आपका मुकद्दर है, तो ये आपका स्टेबल एट्रीब्यूशन स्टाइल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट जो है ना स्मार्ट वर्क करके अक्लमंदी के साथ काम करके पास हो सकता हूँ, कामयाबी ले सकता हूँ, तो ये अनस्टेबल एट्रीब्यूट कर रहे हैं आप। तो आपको स्टेबल और अनस्टेबल का आइडिया यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल काजेज। कंट्रोलेबल फैक्टर वो होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंट्रोलेबल फैक्टर्स यू कैन अल्टर आर इन्फ्लुएंस इफ़ यू विश टू डू सो। अगर आप करना चाहें तो उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और उन्हें तब्दील भी कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे अनकंट्रोलेबल फैक्टर इज वन दैट यू कैन नॉट ईजिली अल्टर। यानी कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके मुताबिक जिनको आप इजिली चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन, यहाँ पे यू मैंने लिख दिया, सॉरी, इफ समवन फेल इन स्टडीज he or she can thus attribute this to external uncontrollable factor by blaming the bad school and the poor teachers। अब इसमें ये है कि अब स्कूल उनके घर के पास, अगर किसी के घर के पास स्कूल है और वो लेट्स सपोज फीमेल है और उसने जाना ही उसी स्कूल में है, अगर वो फेल हो गई है और वो गवर्नमेंट का स्कूल है, तो अगर वो फेल हो गई है
तो अब अगर उसने ब्लेम किया है कि वो स्कूल की वजह से और बुरे स्कूल और जो है ना कम इल्म उस्ताद, पुअर टीचर्स मीन कम इल्म, गरीब उस्ताद ने कम इल्म उस्ताजा की वजह से फेल हुई है, तो अब वो स्कूल भी चेंज नहीं कर सकती, वो उस्ताजा भी चेंज नहीं कर सकती। अब उसके फेल की जो रीज़न है वो क्या है, अनकंट्रोलेबल। अब उसके फेल होने की रीज़न क्या है, अनकंट्रोलेबल। तो अभी यहाँ तक बात समझ आ गई, अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट हम कंट्रोलेबल। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के वो हैं कि आप लोगों को काजल जजमेंट, कि हम जब किसी भी चीज़ को काज दे रहे होते हैं कि कोई भी बिहेवियर है, तो उस जजमेंट के बारे में आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो करनी है। तो उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, थेरेटिकल बेस। और दूसरा हमने देखना है कि हम कुछ थेरीज को कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे एट्रीब्यूशन प्रोसेस में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये एट्रीब्यूशन के 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करूँगा। एक व्हाट इज़ एट्रीब्यूशन पे है, दूसरा एट्रीब्यूशन एरर्स पे है। तो अभी आज का जो है ना वो पहला ऑब्जेक्टिव, इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉजल जजमेंट। एक मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताऊं। अब स्टेबल की मैंने एग्जांपल और अनस्टेबल की देने की कोशिश की। आई एम गुड और बैड एट एनिमल साइंसेस। आप अच्छे हैं या बुरे हैं लेट्स सपोज मैथमेटिक्स में, तो ये आपका इंटरनल और स्टेबल है। आई स्टडीड हार्डर फॉर द असेसमेंट, कि मैं आज पढ़े हैं, कल हो सकता है आप ना पढ़ें, ये अनस्टेबल है। एक्सटर्नल, कि जो टीचर की असेसमेंट थी वाज वेरी इजी, एक एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर है। अब जो टीचर नरमी से चेक करता है वो हमेशा ही ऐसा होता है। या मैंने जो है ना गैस अच्छा कर लिया था, हो सकता है जो आज आपने गैस अच्छा कर लिया वो कल अच्छा ना हो। तो ये हमारे पास इस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबल अनस्टेबल के लिए है। आप देखें स्टेबल अनस्टेबल इंटरनल और एक्सटर्नल के हवाले से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। उम्मीद है आज की स्लाइड्स में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने जस्ट एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूशन की 3 कैटेगरीज पढ़ी। उनमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि हेडर ने हमें क्या कंसेप्ट दिया कि कौन सी 2 नीड्स हैं जिनके लिए इंसान मोटिवेटेड रहता है, और वो है कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर वर्ल्ड का आप एक कम्प्रीहेंसिव या कोहेरेंट व्यू बनाना चाहते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इस जो नीड है इसको फुलफिल करने के लिए आप नेवर साइंटिस्ट के मॉडल का जो है ना मॉडल है, उसके मुताबिक जो पर्सन है, लोग हैं, वो साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको रैशनली और लॉजिकली असेस करते हैं। तो उसने कहा है कि इन प्रीवियस जो मेंशन्ड 2 नीड्स मैंने बताई थी, जिनमें आप दुनिया का व्यू कम्प्रीहेंसिव और बनाना चाहते हैं और दुनिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको उन ज़रूरियात, इन 2 ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप नाइव साइंटिस्ट मॉडल पे काम करते हैं। आप इसलिए रैशनली और लॉजिकली एक्ट करते हैं। फिर हमारे पास हेडर ने हमें लोकस ऑफ काज़ैलिटी का कंसेप्ट दिया। लोकस ऑफ काज़ैलिटी में हमारे पास एट्रीब्यूशन की 2 स्टाइल्स थे। पहला जो था वो था इंटरनल और एक्सटर्नल, बिल्कुल इजी हैं। अगर आप किसी भी काज ऑफ बिहेवियर को इंटरनली एट्रीब्यूट करेंगे, उसे कोई इंटरनली करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो इंटरनल एट्रीब्यूशन होगी। अगर उसे आप एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करेंगे, सिचुएशनल बताएंगे, तो वो सिचुएशनल और एक्सटर्नल होगी। फिर वैनर ने 2 फैक्टर्स और ऐड किए थे, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल, और उसके बाद कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल।
वो जो मुस्तकिल रहने वाले हों स्टेबल, जो मुस्तकिल ना रहने वाले हों अनस्टेबल, और जो हम तब्दील कर सकते हों जो हम तब्दील कर सकते हों कंट्रोलेबल, और जो हम तब्दील ना कर सकते हों अनकंट्रोलेबल। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह एट्रीब्यूशन एरर्स के बारे में।